Hello students, once again I welcome to all of you in the next e-lecture on the covalent bond. Students, पिछले कुछ लेक्चर से हमने केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। उस कोवेलेंट बॉन्ड में अपन ने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग क्या होती है और कोवेलेंट की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी है। इसमें हमने मेन थ्योरी पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें कि हमने हाइब्रिडाइजेशन मेन रूप से पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और VSEPR थ्योरी। ठीक है, अब ये क्या है, ये थ्योरी गिलेस्पी और नीलोम ने दी थी। इन्होंने क्या करा, कोवेलेंट बॉन्डेड जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या आप कह सकते हैं उनके त्रिविम रसायन को स्पष्ट करने के लिए दी थी। ठीक है, इस सिद्धांत में किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उस पर फोकस ज्यादा किया गया है। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको पता है अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें क्या पढ़ा है, उनमें हमने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी। तो शेप जो है किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की किस किस पर डिपेंड कर रही थी वहां पे, एक तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड कर रही थी, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पे, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पे, और एक इनकी लोन पेयर पे यानी कि एकल युग्म जो होते हैं उस पर डिपेंड करती थी। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल होता है उसके सेंट्रल एटम की जो वैलेंसी शेल है उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। एक तो होता है आपका बॉन्डिंग पेयर, यानी कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको अपन BP लिख देते हैं। वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस में रहता है, जो सेंट्रल मेटल एटम और जो उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं उसके उन मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में शेयर्ड होता है। दूसरा होता है नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको अपन LP लिखते हैं। ये जो पेयर है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, ये केवल क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में ही रहता है और किसी भी दूसरे एटम से शेयर नहीं होता है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल मेटल के ऊपर ये लोन पेयर रहता है वो किसी दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी के अनुसार किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो क्या होती है, सेंट्रल मेटल के जो वैलेंस शेल में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। ये अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। तो इसके लिए कुछ रूल दिए गए हैं। पहला रूल है, शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल और आयन डिपेंड्स ऑन द रिपल्शन फोर्स अमंग ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में केवल यदि कोई सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा है, लोन पेयर से नहीं घिरा है, तो जो वो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, रेगुलर होती है, मतलब अनडिस्टॉर्टेड होती है, जो कि सिर्फ जो उसमें बॉन्ड पेयर है उनकी संख्या पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं जिससे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे। ठीक है, यदि किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्डिंग पेयर है, ठीक है, तो उनकी जो शेप है वो कैसे होगी, रेगुलर होती है। तो अपन जो अभी तक पढ़ के चुके हैं कि sp में जो संकरण होता है उसमें लीनियर होती है, sp2 में ट्रायगोनल होती है,
sp3 में टेट्राहेड्रॉल होती है, इस तरीके के अपन पढ़ के चुके हैं ना। तो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ बॉन्डिंग पेयर से पाए जाते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस पर डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके रिपल्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब उसमें खाली यदि बॉन्डिंग पेयर है तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर होगी। बट लोन पेयर हो तो क्या होगा, तो दूसरा नियम ये कहता है कि लोन पेयर कवर मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम दैट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम में यदि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों हो तब क्या होगा, तो इनकी जो शेप है वो रेगुलर नहीं होगी, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, तो इनकी जो आकृति है वो नियमित ना होकर कैसी हो जाती है, थोड़ी सी अनियमित हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, क्योंकि इनके बीच में जो लोन पेयर जो होता है वो क्या करता है, वो बॉन्ड पेयर की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है और स्पेस में ज्यादा स्थान घेरता है। ठीक है, अ लोन पेयर कवर्स मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसका कारण क्या है, जो लोन पेयर है वो सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम से या एक ही न्यूक्लियस से रहता है, से अटैच रहता है, जिसके कारण उस सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम से के पास में रहता है या उससे इफेक्ट होता है और इसलिए वो अधिक फैला हुआ रहता है। ठीक है, और इसलिए इनके बीच में रिपल्शन होता है, किस तरीके का होता है, लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रही हूँ आपसे, यदि लोन पेयर हुआ तो क्या होगा, इनका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए लोन पेयर है ना, और जो सेंट्रल एटम और जो बॉन्ड पेयर है, यदि लोन पेयर यदि बढ़ता है, लोन पेयर ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम के क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर है उनका जो एंगल है वो नेचुरली कम होता जाएगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। अब मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों, तो इनके बीच में क्या है, रिपल्शन ज्यादा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो इनकी ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी डिफॉर्म होती जाएगी। इसको देखिए, मैं आपको और अच्छी तरह एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए एग्जाम्पल है इसका, मान लीजिए अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था मीथेन का एग्जाम्पल। मीथेन की जो शेप होती है वो कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके क्या बनाते हैं, 4 इक्वल एनर्जी और शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो चारों अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो वो एंगल कितने पे आता है आपका, 109 डिग्री 28 इंच। लेकिन मान लीजिए आपका अमोनिया है, अमोनिया किस किस से मिलकर होता है, सेंट्रल में इसमें नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम। तो अब मान लीजिए अपन यदि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें, ग्राउंड स्टेट में इसका ये 1s2 2s2 2px1 2py और 2pz1, यानी 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब एक्साइटेड स्टेट में भी सेम ये चीज रहेगी क्योंकि क्या है, तीनों p ऑर्बिटल इसके कैसे सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखिए ये वाला तो पूरा भरा होता है, इसमें क्या होगा, ये पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है,
ऑर्बिटल है, इसमें ये सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड है और ये सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो ये जो पूरा भरा हुआ है ये तो अपना क्या रहेगा, लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि इसके कैसे सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये हाइड्रोजन के 3 एटम से ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं जो कि कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, एक लोन पेयर बचा। ठीक है, अब लोन पेयर होने के बाद क्या होगा कि इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में, ये क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर है ना, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, तो हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर आ जाएगा। सिमिलरली इस ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका 109 डिग्री का एंगल था वो क्या होगा, जब ये दोनों हाइड्रोजन पास पास आ जाएंगे इधर, तो ये तीनों आपस में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, तो वो एंगल 109 से 9 डिग्री से थोड़ा सा घट के कितने का रह जाएगा, 107 डिग्री का रह जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया का जो टेट्राहेड्रल शेप है उससे थोड़ी सा डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल यदि अपन लेते हैं वाटर का, वाटर में देखिए एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, 2p4 होता है ना, तो s2 भी पूरा भरा हुआ है और p का भी एक ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो ये 2 लोन पेयर हो गए। अब ये 2 लोन पेयर क्या करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पास आ जाएंगे। ये पास होने के कारण इसकी शेप कैसे हो जाएगी, वी शेप हो जाती है। ठीक है, तो इसकी शेप कैसे हो गई, वी शेप हो गई, क्यों, क्योंकि इसने इसको रिपेल किया, ये थोड़ा सा पास आया, इसने इसको रिपेल किया, ये थोड़े से पास आया, और पास आने के बाद अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनकी ज्योमेट्री जो है, इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो इनका जो एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री एंड 5 इंच। ठीक है, तो ये है डिस्टॉर्शन। इसी तरीके से अपन यदि ClF3 को देखें, देखिए ये सबसे अच्छा एग्जांपल है ClF3। ClF3 में जो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन एटम की ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 3s2 और 3p5 और 3ds में 0 है। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस में आ जाएगा, 3d में आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में 3s2 3p2 और 3p4 और 3d1, 3p5 का एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, डी कक्षक में आ जाएगा, तो 3p4 और 3d1। अब क्या हुआ, ये sp3d ये आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बना लेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, अब इन 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखिए ये पूरा भरा हुआ होगा और ये पूरा भरा हुआ होगा। ठीक है, और ये 3 खाली है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ये आपके पास 2 तो क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। अब देखिए इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, अब इनकी 3 ज्योमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, अब यदि अपन इन तीनों की ज्योमेट्री को देखें, ठीक है, इन तीनों की ज्योमेट्री को देखने पे जो फर्स्ट वाली जो ज्योमेट्री है, ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है और ये किस तरीके से ओरिएंटेड होंगे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं।
ठीक है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें तो क्या है कि 90 डिग्री पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच का क्या है 90 डिग्री पे एक दूसरे स्थित है, इसलिए इनके बीच में क्या है मिनिमम मैक्सिमम रिपल्शन होगा। लेकिन स्ट्रक्चर 3 में देखिए, इसमें क्या है 90 डिग्री पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है, इक्वेटोरियल स्टेज पे है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, और इस स्थिति में विभिन्न इलेक्ट्रॉन पेयर के मध्य जो दूरी है वो 120 डिग्री है। 120 डिग्री एंगल होने के कारण इनमें जो रिपल्शन है वो कैसा होगा, मिनिमम होता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे उपस्थित होने के कारण जो 3 बॉन्ड पेयर हैं उनके बीच में कैसा है मिनिमम प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, और ये वाला जो है ये सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2 और 3। तो ये अपने आप को किस तरीके से बना लेते हैं, एक टी शेप में बना लेते हैं। ये तो आपका लोन पेयर हो गया और ये आपका 3 बॉन्ड पेयर हो गए। ये किस तरीके से करेंगे, अपने आप को एक टी शेप में बना लेंगे, जिससे कारण कि ये स्टेबल हो जाता है। इसको और देखिए, ये जो है वो जनरल रूल के अकॉर्डिंग भी है। यदि कोई भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है जिसमें कि एक लोन पेयर होता है, तो क्या करते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन लेते हैं, जिससे कि रिपल्शन इनके बीच में मिनिमम होता है, एक्सियल पोजीशन नहीं लेते। ये देखिए, ये ClF3 का, ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है और 87.6 डिग्री ये इसमें एंगल रह जाता है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और इनके बीच में ये 3 आपके बॉन्ड पेयर है। ठीक है, इसी तरीके से हम SF6, IF5 और XCF4 को भी कर सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसको देखिए, IF5 मॉलिक्यूल में क्या होता है, आयोडीन एटम कैसा होता है, सेंट्रल मेटल होता है। इसका स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 5s2, 5p5 एंड 5d0। ठीक है, सॉरी ये 5d0 में 2 बार लिख गई हूँ। ठीक है, अब क्या है अपन को ये कुछ इसलिए भी लिख दें क्योंकि इसमें आपको D2sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन बताना है। 5 नहीं लिखे मैंने, सिर्फ 2 लिखे हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस डी में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस डी में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये आपके पास 3 तो p ऑर्बिटल हो गए खाली और 2 आपके पास d ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, ये सब sp3 और 2d ये आपस में मिलके क्या बनेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। sp3 हाइब्रिड d2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास क्या आएंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक के पास तो क्या है, लोन पेयर है, और 5 आपके पास कैसे बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री देखिए, ये आपके 4 कॉर्नर पे है। यदि 6 होते हैं, sp3d2 का हाइब्रिड शेप कैसे ऑक्टाहेड्रल होती है, तो ये तो एक स्क्वायर प्लेनर होता है। ऑक्टाहेड्रल में होता क्या है, एक ये स्क्वायर प्लेनर पे और एक इसमें ऊपर की तरफ होता है, एक इसमें नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे एक ये 4 फ्लोरीन एटम तो क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, एक इसमें ऊपर की तरफ है और नीचे वाला जो है इसमें पास लोन पेयर है। तो IF5 की ज्योमेट्री कैसे हो गई, स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। ठीक है, अब आप देखिए इसी तरीके XCF4 जीनोन का देखिए क्या है, जीनोन कैसा है, नोबल कैसा है, तो इसके पास तो 5p6 है और D में कैसे 0 है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका D1 में आ गए, D ऑर्बिटल में आ गए। अभी भी इसके पास कितने बचे, ये दोनों तो कैसे पूरे के पूरे भरे हुए हैं।
जब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करा sp3d2, तो क्या हो गया, आपके पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, और ये चारों कैसे हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो देखिए ये 4 फ्लोरीन एटम ने तो क्या करा, स्क्वायर प्लेनर 4 कॉर्नर ले लिए, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ और एक लोन पेयर नीचे की तरफ, ठीक है, तो जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो HCF4 की जो ज्योमेट्री है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी कैसी हो गई है, ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा स्क्वायर प्लेनर हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर यदि प्रेजेंट होते हैं तो क्योंकि वो बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करते हैं, इसे बॉन्ड पेयर उनसे दूर जाते हैं और आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, अपने बीच के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उनका एंगल और कम हो जाता है। इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं वो कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, जिससे इनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, लोन पेयर से तो कम होता ही होता है, या उससे तो इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन जैसे जैसे एटम जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, उससे जितने भी मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि इंक्रीज होती जाती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब बॉन्ड पेयर होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उसकी तरफ रहता है, इसलिए दो बॉन्ड पेयर के बीच की क्या हुआ कि बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाती है, और जिससे इनका जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपल्शन होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी घट जाता है। जैसे आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इसमें क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये जो आर्सेनिक और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ रहेगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा। जब क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका यदि आपके पास ऐसे एटम है जिनमें की इलेक्ट्रॉन पूरे पेयर्ड है और एक में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, जो फील्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, फील्ड शेल कंप्लीटली भरे हुए जो होते हैं, उनके बीच का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है बजाय किसके, जो कि पूरे भरे हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 और H2S, H2O का जो आउटर मोस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है 2p4, ये 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। लेकिन सल्फर का कैसा होता है, सल्फर में डी कक्षक भी होता है, इसे 18 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, लेकिन H2S में क्या होता है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में जगह खाली है, पूरा भरा हुआ नहीं होता है, इसलिए जो H2S का बॉन्ड एंगल है वो वाटर से कम होता है। या आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो, यदि किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम है वो तो समान हो, ठीक है, जैसे ये H2O और H2S बॉन्डेड एटम जैसे हो, इसमें भी H2 और इसमें भी H2 है, वो तो कैसे है, समान हो, लेकिन इनका जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे इसमें ऑक्सीजन और इसमें सल्फर है, वो इनके डिफरेंट हो, तो जैसे जैसे सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इनके बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे इसमें दोनों में, इसमें सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और इसका बॉन्ड एंगल कम होता है। लास्ट में है जिनमें की ऐसे बॉन्ड जिनमें की डबल बॉन्ड है ना, वो जनरली उनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है किसके, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में।
हालांकि जो ज्योमेट्री है वो डबल बॉन्ड से अफेक्टेड नहीं होती है। जैसे आपका COCl2 है, तो इसमें देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितने का है, 128 डिग्री का है। ये सिंगल बॉन्ड है, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना है, 108 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी VSEPR थ्योरी, जिसमें कि हम जो डिफॉर्मेशन है ज्योमेट्री की, जो ज्योमेट्री में विकृति आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन की अपेक्षा, अपन VSEPR थ्योरी से ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।